हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेटेड है। चलिए इस पर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। प्रॉब्लम है, अ ग्लास ट्यूब AD इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन। मतलब आपके पास एक AD ग्लास है और ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हमने इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है। मीन्स अगर मैं कुछ डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे एक सिंपल सा ग्लास ट्यूब है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। लेट्स से ये AD है, A यहाँ पे है और D यहाँ पे है। इट कंटेन्स 2 एयर कॉलम्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स 2 एयर कॉलम्स AB 20 सेंटीमीटर एंड CD 60 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाई अ मर्क्यूरी कॉलम BC इज़ 20 सेंटीमीटर। मतलब मुझे AD को सेपरेट करना होगा AB में, राइट, एंड BC में होगा। तो ये बोल रहा है कि AB ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है और BC लेंथ भी, ये BC लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है और ये CD लेंथ है, ये लेंथ 60 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे AB में एयर है, CD में भी एयर है और BC में Hg है, मीन्स मर्क्यूरी फील्ड है। यहाँ तक क्लियर है? आपको डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रॉब्लम है कि when the tube is kept vertical, when the tube is kept vertical with end A up, मीन्स अगर आप ट्यूब को वर्टिकल रखेंगे जिसमें A ऊपर होगा, the mercury column moves downward, mercury column moves downward by 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप इस ट्यूब को वर्टिकल रखेंगे जब A ऊपर होगा, जैसे मैंने ट्यूब को वर्टिकल कर दिया और A ऊपर है, D नीचे होगा, राइट। तो ये बोल रहा है कि मर्क्यूरी कॉलम 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया। मीन्स अब ये जो CD लेंथ है, ये लेंथ कितना रिमेनिंग रहेगा? पहले 60 था, अब ये कम हो जाएगा, अब ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। Hg ध्यान रखें लिक्विड है, ये कंप्रेस नहीं होगा, ये 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। और AB लेंथ अब कितना बन जा रहा है? 30 सेंटीमीटर बन जा रहा है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है कि अगर आप ट्यूब को वर्टिकल रखेंगे जिसमें एंड A ऊपर है तो मर्क्यूरी कॉलम 10 सेंटीमीटर नीचे मूव कर रहा है। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एयर, calculate the pressure of air in both column when tube was horizontal. When tube was horizontal, मतलब जब ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, फिर इस केस में आपको बताना है प्रेशर कितना रहा होगा AB और CD कॉलम में। तो ये फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का। सेकेंड पार्ट है प्रॉब्लम का, पार्ट B है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, what should be the length of column AB, what should be the length of column AB if the tube is kept vertical, if the tube is kept vertical with
एंड डी कैपिटल डी अप। मीन्स अब आपको बताना है कि ए बी का लेंथ कितना होगा जब अभी डी ऊपर होगा। मतलब मैंने ट्यूब को वर्टिकल तो रख दिया और वर्टिकल रखा तो अब डी ऊपर है ए नीचे है, राइट। तो यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। बी सी लेंथ तो आपको फिक्स है 20 होगा। अब आपको बताना है ए बी लेंथ कितना होगा, राइट। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, पार्ट ए पार्ट बी। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेसिकली ये होमवर्क है आज के लिए, राइट। आज मैं होमवर्क पहले दे देता हूँ, तो क्या करें आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाएं। और मैं आपको हिंट है आपके लिए ये है कि यहाँ पे सिर्फ बॉयल्स लॉ से ही सॉल्व करना है, ठीक है। आप कुछ भी सोचें, आंसर लें और आप इसे ग्रुप पे पोस्ट करें आंसर, राइट। तो चलिए अपन बॉयल्स लॉ के बाद नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट गैस लॉ में नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। हेडिंग दीजिए चार्ल्स लॉ। देखिए यहाँ पे जितने भी लॉ हैं अगर आपको नहीं भी पढ़ाया जाए तो भी आप सब कुछ बता सकते हो। बस एक इक्वेशन आपको आना चाहिए, PV इक्वल टू nRT, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। इसी को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखिए इसका स्टेटमेंट कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature, for a fixed amount of gas, sorry, at constant pressure, pressure यहाँ पे constant रखना है। for a fixed amount of gas at constant pressure, volume of gas is directly proportional to, volume of gas is directly proportional to क्या हो जाएगा, प्रेशर। ओह सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर है तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखें टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन स्केल में लिखना है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन से स्केल में है, तो टेम्परेचर होगा केल्विन स्केल में। याद रहना चाहिए ये पॉइंट, राइट। तो आप यहाँ से फिर से क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू T बोल सकते हैं हम, राइट। फिर V इज प्रोपोर्शनल टू T है, मीन्स अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करूँ तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू K टाइम्स T। K इज सम कॉन्स्टेंट, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं V बाई टी इज कॉन्स्टेंट। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, V1 बाई T1। लेट्स से एक बार वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, तो V1 बाई T2 इज V2 बाई T2। ये मेरा फॉर्मूला हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब एक बार वॉल्यूम V1 है, उस टाइम पे टेम्परेचर T1 था, नेक्स्ट टाइम पे अगर वॉल्यूम V2 हो जाए तो आप टेम्परेचर T2 फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था इसका मैथमेटिकल टर्म, हमने स्टेटमेंट देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। इसलिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहला ग्राफ वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर केल्विन स्केल में है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल्स टू KT का ग्राफ कैसा होगा, खुद से सोचो। Y इक्वल टू mx टाइप है, मीन्स ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, पासिंग थ्रू ओरिजिन। वैसे मैंने यहाँ पे डॉट 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 दिया है, ठीक। डॉट 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 इसीलिए दे दिया मैंने कि 0 केल्विन पे, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा
तो 0 केल्विन पे गैस रहेगा ही नहीं। अगर आप टेम्परेचर, आपको पता होगा गैस है, टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस सॉलिड बन जाएगा। तो 0 केल्विन पे, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 0 है तो 0 केल्विन पे तो गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ओरिजिन से जनरली स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट 0 केल्विन गैस डज नॉट एग्जिस्ट। यार 0 केल्विन पे आपको पता है सब कुछ, मतलब अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सब कुछ क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, गैस रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू T में मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। तो कभी भी प्रेशर कांस्टेंट हो तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आइसोथर्म बोल रहे थे, आइसोथर्म, राइट। और प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, आइसोबार। नेक्स्ट अगर अपन फर्स्ट ग्राफ के बाद अगर सेकेंड ग्राफ की बात करें तो देखो यार, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में ग्राफ है, और अगर डिफरेंट प्रेशर पे मैं ग्राफ प्लॉट करूं, राइट, लेट्स से मैं 3 प्रेशर पे ग्राफ प्लॉट करूं, एक का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, तीसरे का प्रेशर P3 है। आपको बताना है P1, P2, P3 में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक। तो कैसे सोचेंगे कि P1, P2, P3 में किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इसके लिए आप ऐसे सोचो कि PV इक्वल टू NRT, आपको पता है PV इक्वल्स टू NRT, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू NR/P टाइम्स T, ये होगा। और इसी को, ये जो NR/P टर्म है, इसी को मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ, तो V इक्वल्स टू K टाइम्स T बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि K का वैल्यू क्या होगा, NR/P होगा, राइट। और ये K बेसिकली स्लोप है, राइट। अब बताओ कि मैंने 3 ग्राफ प्लॉट किए हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ प्लॉट किए, एक P1 प्रेशर पे, दूसरा P2 प्रेशर पे और तीसरा P3 प्रेशर के लिए। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, P3 के लिए सबसे ज़्यादा स्लोप है। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब है K ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर स्लोप ज़्यादा होगा, जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है उस ग्राफ का K ज़्यादा होगा, बिकॉज y इक्वल टू mx में m स्लोप होता है। y इक्वल टू mx में m क्या होता है, m स्लोप होता है। तो v इक्वल टू K टाइम्स T में K स्लोप है, स्लोप इंक्रीजेज K इंक्रीजेज, राइट। K इंक्रीज होगा तो प्रेशर सोचो क्या होगा, K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो K इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज। मीन्स जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है उसका प्रेशर सबसे कम होगा। आपको पता है इस ग्राफ के लिए P3 के लिए स्लोप सबसे ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा होने का मतलब है वर्टिकल है ये लाइन, स्लोप ज़्यादा है मीन्स प्रेशर सबसे कम होगा, मीन्स P1 विल बी ग्रेटर दैन P2 देन P3। सिंपल है। तो आप 3 डिफरेंट प्रेशर पे भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ग्राफ की बात करें, सेकेंड के बाद थर्ड ग्राफ, अगर मैं y एक्सिस पे log v ले लूँ और x एक्सिस पे log t ले लूँ, अब आपको बताना है ग्राफ कैसा होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, v इक्वल्स टू K टाइम्स T होता है, v इक्वल्स टू K टाइम्स T, दोनों साइड log ले लो, तो log v इज log K प्लस log T। तो ये ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं m का वैल्यू 1 है, मतलब स्लोप 1, स्लोप 1 मतलब tan थीटा 1, थीटा कितना है, स्लोप 1 मतलब 45 डिग्री हो गया। और y इंटरसेप्ट log k है, तो y इंटरसेप्ट log k ये y इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ से 45 डिग्री पे आप ग्राफ प्लॉट कर लो, ये मिल जाएगा आपको log v एंड log t में। क्लियर है। चलिए थर्ड के बाद चलिए और मैं आपको ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ।
अगर मैं टेम्परेचर और dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करूँ, मतलब वाई एक्सिस पे अगर dV/dt है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, आपको सोचना है ग्राफ का नेचर कैसा होगा, राइट। अब दिमाग लगाओ dV/dt मतलब कैसे आएगा। देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू K टाइम्स T होता है, ये पता है। अब दोनों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या, तो dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू KT को डिफ्रेंशिएट करो, K मिलेगा, तो dV/dt इज K। तो dV/dt अगर K है, K कांस्टेंट है, तो dV/dt एट कांस्टेंट P कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का ग्राफ जस्ट ऐसे होता है, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा ग्राफ था। आपको पता है कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू वैसे होता है NR/P, ये भी आपको पता है, क्लियर है। चलिए अब ये हो गया ग्राफ का पार्ट, और अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो चार्ल्स लॉ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमने इसका स्टेटमेंट देखा, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा, फिर ग्राफ देखा। अब चार्ल्स लॉ पे प्रॉब्लम पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए फॉर 10 ग्राम H2 गैस फाइंड प्रेशर, और आपको ग्राफ दिया है, एक एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे dV/dt एट कांस्टेंट P है, और यहाँ पे 5 पे ये लाइन स्टार्ट हो रहा है, 5 पे। सोचिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप। चलिए इस प्रॉब्लम में क्या करने वाले हैं हम, देखिए 10 ग्राम H2 है, तो सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड करूँगा। मोल्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/2 मीन्स 5 मोल्स हो गया, राइट। और आपको पता है कि dV/dt एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू K होता है, K बेसिकली NR/P होता है, और आपको इस कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 5, मीन्स NR/P इज 5 गिवन है, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू NR/5। N आपको दिया हुआ है, N कितना दिया है, मोल्स 5 है, तो 5 R/5, वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू आपको ATM में मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया होगा, अगर याद है तो, नहीं याद है तो भी चलेगा, अपन इस चैप्टर में सीख लेंगे। ये 0.0821 ATM, ये वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा ही प्रॉब्लम था। अब चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। इसी चार्ल्स लॉ में सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड प्रॉब्लम है कि इफ द टेम्परेचर of a particular amount of gas, if a temperature of a fixed amount of gas is increased from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius, find final volume of gas if initial volume is 1 liter
आपको मानना है कि गिवन है, लेट्स से गिवन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपको टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 57 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया है और इनिशियल वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, आपको बताना है फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। सॉल्व करें, आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और पॉज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस याद आपको क्या रखना है कि वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन याद रखें टेम्परेचर केल्विन में होता है, बस यही पॉइंट याद रखना था। तो यहाँ पे आपको इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 273 ऐड कर दो, मीन्स ये हो जाएगा 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस, इसको आप फिर से 273 ऐड करो तो ये हो जाएगा 330 केल्विन, राइट। इनिशियल वॉल्यूम को मैं V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम V2 क्या होगा। प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मीन्स मोल्स भी कांस्टेंट है। आप बोल सकते हैं यार कि V2 बाई V1 इक्वल्स टू T2 बाई T1, तो यहाँ से V2 इज V1 इंटू T2 बाई T1, V1 1 था, T2 330 बाई 300 कितना हो जाएगा 1.1 लीटर। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। नेक्स्ट इसी में थर्ड क्वेश्चन है। आपको देखो ये एक चीज़ बस याद क्या रखना है कि जो भी टेम्परेचर वैल्यू पुट करने वाले हैं आप, बस यूनिट ध्यान रखो कि यूनिट यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। ऑलवेज 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 यूनिट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट ऑलवेज केल्विन में होना चाहिए, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। देखिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस at T degree Celsius is 20 liter. Volume of gas at T degree Celsius is 20 liter. Now when temperature of gas is increased by 50 degree Celsius at constant pressure is increased by 50 degree Celsius at constant pressure. When temperature of gas is increased by 50 degree Celsius, ये ध्यान रखना, is increased by 50 degree Celsius at constant pressure, volume of gas increased by 25%. Calculate T। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, और वैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस इज 20 लीटर। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय 25%। कैलकुलेट टेम्परेचर। सोचिए आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनिशियल वॉल्यूम, देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है, राइट, और यहाँ पे मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूँ V1, तो ये गिवन है 20 लीटर, राइट। फाइनल वॉल्यूम V2, तो देखो फाइनल वॉल्यूम V2 25% से इंक्रीज हो गया, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 20 + 20 का 25% कितना हो जाएगा, तो 20 × 25/100
20 का 25% यही होगा, और तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 25 लीटर। फाइनल वॉल्यूम इज़ 25 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम इज़ 20 लीटर। अब इनिशियल टेम्परेचर की बात करें तो मैं T डिग्री सेल्सियस नहीं लिखूँगा, T + 273 लिखूँगा। केल्विन में हमेशा लिखो, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो टेम्परेचर केल्विन में पुट करो, राइट। फाइनल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे दे रहा है कि इज़ इंक्रीज्ड बाई 50 डिग्री सेल्सियस। जितना भी टेम्परेचर था उससे 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी T + 273। ये तो इनिशियल था, प्लस 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, तो केल्विन में ये वैल्यू आएगा। तो ये कितना हो जाएगा T + 323, यही होगा। अब चलिए आप जस्ट फॉर्मूला यूज़ करो अब कि V2/V1 इज T2/T1। आपको फाइनल वॉल्यूम पता है 25/20 इज फाइनल टेम्परेचर इज T + 323 अपॉन T + 273। सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 × T + 273 विल बी इक्वल टू 20 × T + 323। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो शायद यहाँ से आपको टेम्परेचर मिल जाएगा कितना, ये 4 5 से कैंसिल कर दो, 5 4, तो 5T + 5 × 273 इक्वल्स टू 40 × 4 × 323। यहाँ से T इक्वल्स टू 4 × 323 माइनस 5 × 273। तो अब सॉल्व कर लेना ये वैल्यू। ये कुछ मुझे लग रहा है शायद -73 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक। यहाँ से आप ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर अपन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। इसका आप सॉल्यूशन नोट कर लें, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an open container of volume V, volume V दिया है, volume V contains air at temperature 300 केल्विन। मतलब कि कोई ओपन कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है और इसमें एयर है 300 केल्विन टेम्परेचर पे, राइट। फिर नेक्स्ट इसमें कि द कंटेनर इज heated to such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of first part, 2/3 of first part amount of gas initially present in the container, amount of gas initially present in the container। और सेकेंड पार्ट है इसका कि आउट इज द गैस
coming out is 2/3 of amount of gas finally remaining in the container. Finally remaining in the container. राइट, तो क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर टू विच the container should be heated. Find the temperature to which the container should be heated. चलिए थोड़ा दिमाग लगाएं आप इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि an open container of volume V contains air at temperature 300 Kelvin. The container is heated to such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of, फर्स्ट पार्ट है इसका प्रॉब्लम का, 2/3 of amount of gas initially present in the container. सेकेंड पार्ट है कि amount of gas coming out is 2/3 of amount of gas finally remaining in the container. Find the temperature to which the container should be heated. मतलब ऐसा कोई आपके पास ओपन कंटेनर है, राइट, और इसका वॉल्यूम V है, आप इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, इनिशियल टेम्परेचर T1 इज़ 300 केल्विन, आपने इसको हीट किया। एक चीज़ याद रखना कि ये ओपन कंटेनर है, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, ये ओपन कंटेनर है, ठीक। ओपन कंटेनर मतलब ये ऑलवेज सराउंडिंग में ओपन रहेगा। ओपन रहेगा इसका मतलब है यहाँ पे ऑलवेज प्रेशर कितना होगा, ओपन कंटेनर है तो प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 atm। तो अगर आप के पास ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर में प्रेशर ऑलवेज 1 atm होता है। 1 atm मीन्स प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इस प्रॉब्लम में प्रेशर कांस्टेंट है, आपको ये मानना है, राइट। अब देखिए इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, आपने इसको हीट किया, लेट्स से फाइनल टेम्परेचर T केल्विन हो गया, सो दैट ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट, कितना गैस बाहर आया, तो इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेजेंट इन द कंटेनर। अब सोचें और सॉल्व करें आप। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, क्या सोचना था, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे सोचें आप कि फर्स्ट पार्ट में, राइट, आप ऐसे सोचिए कि ये कंटेनर है, कंटेनर का टेम्परेचर T1 है, इनिशियली टेम्परेचर T1 इज 300 केल्विन, वॉल्यूम V है, प्रेशर तो 1 atm है। मान लेते हैं कि इसमें N1 मोल गैस था, कितना मोल, N1 मोल गैस पहले से था। आपने जैसे ही इसको हीट किया, चलो मैं अब यहाँ से फ्रेश सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। चलिए पहले आपके पास क्या था कि एक कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम V है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, प्रेशर कितना है, ये तो 1 atm रहेगा। मान लेते हैं कि इसमें N1 मोल्स गैस थे, राइट। अब आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, मतलब कंटेनर को आपने नीचे आग लगा दिया यार। अब जैसे ही आप हीट करोगे क्या होगा, मान लेते चलिए टेम्परेचर हो गया T केल्विन, कंटेनर का वॉल्यूम सोचो क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होगा या कंटेनर का वॉल्यूम सेम रहेगा, सिर्फ ऐसे गैस बाहर आएगा, कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम अभी भी V रहेगा, अभी भी ये ओपन है, एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसीलिए प्रेशर अभी भी 1 atm रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो कितना गैस बाहर आ गया, राइट,
अब बता सकते हैं कितना गैस बाहर आ गया। तो अगर N1 मोल्स पहले था तो 2/3 N1 मोल बाहर आ गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 N1। मीन्स यहाँ से 2/3 N1 मोल गैस बाहर आ गया और टोटल मोल्स इसमें N1 था। तो आप बता सकते हैं कंटेनर के अंदर कितने मोल्स गैस रहेंगे, कंटेनर के अंदर कितने मोल्स गैस अभी प्रेजेंट रहेंगे। तो मोल्स ऑफ गैस इन द कंटेनर, N1 में से 2/3 N1 बाहर निकल गया तो कितना रहेगा, N1 माइनस 2/3 N1 मीन्स N1/3। मीन्स यहाँ पे N1/3 मोल्स गैस है। अब खुद से दिमाग लगाओ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब आपको सोचना था PV इक्वल टू nRT में क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो N और T चेंज हो रहा है। अब क्या यूज़ करोगे, N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ये नया फॉर्मूला। क्लियर है? मतलब अब आप, मैंने बोला ना, आप लॉज को गोली मारो, जस्ट देखो क्या क्या कांस्टेंट है और खुद से आप बना सकते हो यार। N1T1 इक्वल्स टू N2T2, इनिशियल मोल्स N1 है, टेम्परेचर कितना है 300, फाइनल मोल्स N1/3 है, फाइनल टेम्परेचर T है। तो N1 से N1 कैंसिल, तो T इज 900 केल्विन। क्लियर है क्या? चलिए अगर मैं इसी का सेकेंड पार्ट के बारे में बात करूं, चलिए अगर मैं सेकेंड पार्ट के बारे में बात करूं फिर से, अगर देखिए यहाँ पे N1 मोल है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम भी है, आपने हीट कर दिया, राइट? आपने हीट कर दिया, लेट्स से अपने T केल्विन पे हीट किया, वॉल्यूम तो अभी भी V रहेगा, प्रेशर P रहेगा। क्लियर? लेकिन अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार फिर से प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, द कंटेनर इज हीटेड टू सच अ टेम्परेचर सो दैट अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस फाइनली रिमेनिंग इन द कंटेनर। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं मान लूँ कि लेट x मोल्स ऑफ गैस इज remaining, let x moles of gas is remaining in the container। मैंने ये मान लिया, मतलब मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे x मोल्स गैस अभी रिमेनिंग है। कितना मोल बाहर गया, तो 2/3 इसका बाहर गया। क्लियर है क्या? स्टेटमेंट का ही मतलब है। तो इसका मतलब है कि 2/3 x मोल्स गोज आउट, यहाँ से कंटेनर से इतना बाहर गया। तो आप बता सकते हैं x मोल अभी भी कंटेनर में है और 2/3x बाहर जा चुका है, तो इनिशियल मोल्स कितना रहा होगा। तो इनिशियल मोल्स शुड बी x प्लस 2/3x। तो ये कितना हो जाएगा, 5x/3। ये इनिशियल मोल्स है। इनिशियल मोल्स तो चलो मैं N1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब फिर से प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, N1T1 इक्वल्स टू N2T2। ये समझ में आया कहाँ से? N1 5x/3 है, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, फाइनल मोल्स इज x मोल कंटेनर में है और फाइनल टेम्परेचर नहीं पता T। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से टेम्परेचर इज 500 केल्विन। एक बार जल्दी से आप देख लें सॉल्यूशन। आई होप यहाँ से क्लियर होगा।
चलिए फिर इसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया राइट कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ इसी में, अगर मान लीजिए आप कि लेट से लेट 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम ऑफ गैस V0 है, ध्यान रखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेट वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुने, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V0 है तो आपको बताना है एट 1 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या होगा। आपको 1 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वॉल्यूम होगा इसको V0 के टर्म में एक्सप्रेस करना है। याद रखें मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट है। फिर से फॉर कांस्टेंट मोल्स एंड प्रेशर, ये दोनों टर्म मैं मान रहा हूँ कि कांस्टेंट है ऑफ कोर्स। प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट रखना है और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम V0 है तो 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा। मान लेते हैं कि चलो 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V1 है। आप बता सकते हैं V2/V1 इज़ T2/T1। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे लेट्स से अगर वॉल्यूम V1 है तो V1/V0 विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस मीन्स 274 डिवाइडेड बाई 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273। इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं 1 + 1/273 मीन्स यहाँ से V1 इज V0 इंटू 1 + 1/273। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 2 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V1 था, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम लेट्स से मैं बोल रहा हूँ V2 है। अब आपको एक्सप्रेस करना है कि V2 क्या होगा V0 के टर्म में। सोचिए क्या होगा, खुद से आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 2 डिग्री सेल्सियस पे फिर से अगर वॉल्यूम V2 है तो V2/V0 इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस मीन्स 275 डिवाइडेड बाई 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273। इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं 1 + 2/273 मीन्स यहाँ से V2 इज V0 इंटू 1 + 2/273। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1/273, यहाँ पे 2/273। आपको थोड़ा बहुत रिपीटेशन समझ में आएगा। चलिए एक बार और 3 डिग्री सेल्सियस पे आप सोचें वॉल्यूम V3 है तो क्या होगा V3/V0 इज 276/273 मीन्स हो जाएगा 1 + 3/273 राइट। तो यहाँ से V3 क्या हो जाएगा V0 इंटू 1 + 3/273। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोलूँ कि T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा तो आप जनरलाइज कर सकते हो यार कि वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस V0 इंटू 1 + T/273। ये वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर है क्या। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कितना से इंक्रीज होगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम V0 था तो 1 डिग्री सेल्सियस पे V0 + V0/273 हो रहा है राइट। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम
वी नॉट बाई 273 से इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो एक टर्म है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। हेडिंग इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। देखिए इसमें कि फॉर 1 डिग्री increase in temperature, for 1 degree increase in temperature, change in volume is temperature coefficient of volume। मतलब अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा इसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम बोलेंगे। फिर से, अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, वॉल्यूम जितना से इंक्रीज होगा इसे बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है क्या? चलिए बन, ये था हमारा चार्ल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ है गेलुजैक्स लॉ। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए PV इक्वल टू एनआरटी है, राइट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, n कांस्टेंट रखो, R तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर के। तो इसे बोलते हैं गैलोजैक्स लॉ। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखिए। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या रखना है? मोल्स एंड वॉल्यूम। स्टेटमेंट लिखिए, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। स्टेटमेंट है इसका, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, at constant volume, pressure of the gas is directly proportional to टेम्परेचर। याद रखिए टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। मीन्स अगर मैं इसका मैथमेटिकल टर्म देखूं तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो P इज K टाइम्स T। क्लियर है? फिर आप बोल सकते हैं कि P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू T1 बाई T2। ये हो गया हमारा वर्किंग फॉर्मूला। और आपको पता है इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? आप खुद से ड्राइव कर सकते हो यार। कैसे? देखिए यहाँ से, सिंस PV इक्वल टू NRT होता है, राइट, P इक्वल्स टू NR बाई V टाइम्स T हो जाएगा। कांस्टेंट का वैल्यू NR बाई V होगा, राइट। इसी को तो मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ। P इक्वल्स टू K टाइम्स T से आप कंपेयर कर लो। K का वैल्यू क्या हो रहा है? NR बाई V। तो इस NR बाई V को ही मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ। तो चलिए ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में। चलिए अपन गैलोजैक्स लॉ का ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में ग्राफ कैसा होगा? तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में P इक्वल्स टू K टाइम्स T, मीन्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। क्लियर है? फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ के बारे में अगर बात करूं तो फिर से अगर मैं डिफरेंट वॉल्यूम पे ग्राफ प्लॉट करूं, और यहाँ ध्यान रखें यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं आइसोकोर। आइसोकोर मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्म मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबार मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो सेकेंड ग्राफ, चलिए
सेकेंड ग्राफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में अगर मैं वॉल्यूम चेंज करते जाऊँ, जैसे एक वॉल्यूम V1 पे है, दूसरा V2 पे है, तीसरा V3 पे है, V1 V2 V3 पे। आपको बताना है वॉल्यूम V1 V2 V3 में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आपको पता है V3 वाले ग्राफ का स्लोप सबसे ज़्यादा है, राइट। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए PV इक्वल टू NRT होता है, तो P इक्वल्स टू NR बाई V टाइम्स T होगा। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल्स टू NR बाई V हो रहा है, मीन्स स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, राइट। मीन्स इतना क्लियर हो गया कि स्लोप इंक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीजेज। ये कांस्टेंट कोई तो अपन स्लोप बोल रहे हैं ना, स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। मीन्स V1 V2 V3 में V1 इज ग्रेटर दैन V2 एंड V2 इज ग्रेटर दैन V3, राइट। चलिए अगर अपन थर्ड ग्राफ के बारे में बात करें, अगर मैं log P एंड log T में, वैसे ही आप प्लॉट कर सकते हो यार, log P एंड log T में ग्राफ कैसा होगा, तो फिर से ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। और ये वैल्यू 45 डिग्री पे होगा ये ग्राफ होगा अपना। कैसे आया, फिर से P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम्स T है, दोनों साइड लॉग ले लो आप, तो log P इक्वल्स टू log K प्लस log T है। इसको y मान लो, इसको log T को x मान लो, और ये c है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये y इंटरसेप्ट log K है, और स्लोप सिंस 1 है तो यहाँ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है क्या। इसलिए हमने ये ग्राफ देख लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।